हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार को। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसमें स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, मतलब परिवहन के जो साधन थे उनको लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन परिवहन तो परिवहन होता है, परिवहन का तात्पर्य क्या होता है हमने इस पाठ को आरंभ करने के पहले ही देखा था। परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन वहन। परि अर्थात चारों ओर और वहन अर्थात ले जाना, मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी माध्यम से ले जाना। माध्यम कुछ भी हो सकता है। सड़क परिवहन में माध्यम क्या था? सड़क परिवहन में माध्यम था चलती हुई गाड़ियाँ, मतलब बस, ट्रक, ये चल रहे थे, माल इनमें रख दिया तो वाहक और माध्यम, मतलब जिस व्यक्ति या यात्री को या माल को या डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, उसके साथ में उस माध्यम को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता था। यही था ना। जैसे यदि हमको कोई डाक दिल्ली से मुंबई भेजना है तो दिल्ली से मुंबई तक जाने वाला है तो ट्रक चाहिए, दिल्ली से मुंबई तक जाने वाली है तो रेलगाड़ी चाहिए या हवाई जहाज़ चाहिए। दैट मीन्स जो माध्यम है उसका भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन होता है। लेकिन आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल डिस्प्लेसमेंट माल का होगा, सामग्री का होगा, व्यक्ति का नहीं होगा। मतलब यदि हमें किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस माध्यम से हम उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं तो वह माध्यम भी चलायमान हो, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और वह व्यवस्था कहलाती है पाइपलाइन। मतलब हमने एक बार दिल्ली से मुंबई तक यदि हमको गैस भेजना है, तेल भेजना है, दूध भेजना है, कुछ भी ऐसी चीज़ भेजना है तो हमने एक बार पाइपलाइन डाल दी। पानी भी सप्लाई करना है तो एक बार हमने पाइपलाइन डाल दी। अब उस पाइपलाइन के अंदर से वह सामग्री डिस्प्लेस होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाएगी। यही कहलाती है पाइपलाइन व्यवस्था, जिसमें माध्यम तो स्थिर रहता है लेकिन जिस वस्तु को जाना है वही आगे जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, नहीं आ रहा हो तो आना ही चाहिए। वो सवाल ये है, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं पाइपलाइन के द्वारा, क्या कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है जिसमें यात्रियों को भी ऐसे भेजा जा सके? तो जी हाँ, यह भविष्य का ट्रांसपोर्ट है। आपको बता दूं मैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर लूप। इसमें एक बहुत बड़ी टनल होगी, जिस तरह मेट्रो ट्रेन चल रही है ना आजकल, तो मेट्रो ट्रेन जैसा टनल्स खोदी जाएंगे। उन टनल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी जिसमें बहुत न्यूनतम खर्चों पर व्यक्ति अत्यधिक गति से, संभव हुआ तो वायुयान की गति से भी तेज गति से उस हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हम लोग यात्रा कर पाएंगे। देखते हैं आने वाले टाइम में ये होगा जब होगा। आज तो हमको पढ़ना है पाइपलाइन, पोताश्रय और समुद्री परिवहन के बारे में। चलिए, परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार के अंतर्गत अभी हमारा चैप्टर परिवहन का ही चल रहा है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पाइपलाइन एवं पोताश्रय तथा समुद्री परिवहन। पाइपलाइन का अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया अभी कि पाइपलाइन वह माध्यम है जिसमें किसी गैस या तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है। जबकि पोताश्रय, पोत हम बोलते हैं जहाज़ों को, जल जहाज़ों को, तो पोताश्रय यानी जल जहाज़ों को रुकने की जगह। जैसे ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन होती है, बस के लिए बस स्टैंड होता है, ऐसे ही जल में चलने वाले जहाज़ों के लिए होते हैं पोताश्रय। और साथ में हम चर्चा करेंगे समुद्री परिवहन की। चलिए हम आरंभ करते हैं। जिस प्रकार मोटर, रेल, जल जहाज एवं हवाई जहाज से तरल, ठोस, शुष्क माल का परिवहन होता है, उसी प्रकार तरल तथा गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइप लाइनों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, जो परिवहन के हमारे परंपरागत साधन हैं उनसे तरल, ठोस और शुष्क सामग्री का परिवहन होता है, जबकि पाइपलाइन से केवल तरल और गैसीय पदार्थों का ही परिवहन संभव है। जैसे कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, इनका परिवहन करने के लिए पाइपलाइनों का एक जाल बिछाया गया है। ये आप लोग देख रहे हैं, इस तरह की पाइपलाइनें हमको डालनी होती हैं, सरकार को डालनी होती हैं। इनसे तरल एवं गैसीय पदार्थ, चाहे पानी हो, खनिज तेल हो, प्राकृतिक गैस हो या दूध हो, इनकी सप्लाई होती है। वर्तमान में पाइपलाइन परिवहन अत्यंत उपयोगी एवं लोकप्रिय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि
इसमें ऊर्जा का बहुत कम उपयोग होता है। एक बार पाइपलाइन डाल दी, बीच बीच में सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए कंप्रेसर सिस्टम बनाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत मेंटेनेंस ही इसमें लगता है। साथ ही इसको ऊंचे नीचे धरातल, जल एवं घने वन के भीतर भी बिछाना आसान होता है। ये देखिए आप, समुद्र के अंदर हो या पानी के अंदर, चाहे घने जंगलों में हो या किसी तरह की उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, हर जगह पर इसको बिछाना आसान होता है। और बिछाने का जो खर्चा है वह केवल एक बार होता है और इसके बाद संचालित करने में भी बहुत अधिक व्यय नहीं होता। थोड़े बहुत है जो समस्याएं आती हैं वो हम आगे देखेंगे। पाइपलाइन परिवहन के विकास से गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना दूर दराज के क्षेत्रों में भी संभव हो पा रही है। भाई पाइपलाइन को कहीं भी डाला जा सकता है और इसीलिए रिमोट रूरल मतलब सुदूर जहाँ पर पहुँच पाना कठिन है वहाँ पर भी एक बार पाइपलाइन डाल दी, फिर वहाँ से हम गैस या खनिज तेल इत्यादि का परिवहन में उपयोग ले आते हैं। तो इस तरह से जो आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाइपलाइन, ये आपको चित्र में पाइपलाइन दिख भी रही है। इस पाइपलाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी तरल या गैसीय पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर पाते हैं। इसको एक बार बिछाने में जो खर्च आगे आ गया, फिर इसमें बहुत ज़्यादा व्यय नहीं करना पड़ता, मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। साथ ही दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर ना तो ट्रेन सुविधा है ना रेल सुविधा है और वायुयान की अगर सुविधा है भी तो वह बहुत महंगी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये पाइपलाइनों को हम दूर दराज के क्षेत्रों में गैसीय या ताप विद्युत क्षेत्र जो है स्थापित करने में मदद मिलती है। अब चलिए हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख पाइपलाइंस कौन कौन सी है, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, तेल पाइपलाइन हो या दुग्ध पाइपलाइन हो। चलिए हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। एक बात और बता दूं मैं, इन पाइपलाइंस को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर कर मानचित्र भरने के दौरान इन पाइपलाइनों का आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। भारत की प्रमुख पाइपलाइन सबसे पहली है हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। यह गैस पाइपलाइन है जो पश्चिमी तट पर हजीरा गुजरात के, मतलब गुजरात के हजीरा में, पश्चिमी तट यानी ये वाला एरिया कहलाता है पश्चिमी तट। यहाँ पर गुजरात के हजीरा नाम की जगह से मध्य प्रदेश के विजयपुर और विजयपुर से होते हुए जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक ये पाइपलाइन बिछाई गई है। इसकी कुल लंबाई 1758 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन से सवाई माधोपुर, राजस्थान, औरैया, आंवला और शाहजहांपुर के उर्वरक कारखानों को गैस पहुंचाई जाती है। मतलब यहाँ पर ये राजस्थान में सवाई माधोपुर हो या उत्तर प्रदेश के ये औरैया और शाहजहांपुर, आंवला वाले क्षेत्र हों, यहाँ पर उर्वरक कारखाने स्थापित हैं, वहाँ पर गैस पहुँचाने का कार्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नहरकटिया बरौनी तेल पाइपलाइन। नहरकटिया जो है ये असम में स्थित है और बरौनी जो है ये बिहार में स्थित है। आपको भारत का नक्शा देखकर ये बहुत अच्छे से बनना चाहिए कि असम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए आप रेखा डायग्राम जो है मानचित्र का, रेखा मानचित्र जो है उसका आपको अध्ययन करते रहना चाहिए। तो ये असम दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कर्सर जहाँ पर आपको दिख रहा है ये असम है और ये है बिहार। असम से बिहार तक जो पाइपलाइन डली देखते हैं ये नहरकटिया हो गया। असम में नहरकटिया से ये नूनामाटी, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल होते हुए जो पाइपलाइन आती है कानपुर तक आगे बढ़ाई गई है, इसको ये पाइपलाइन है। इस तरह से नहरकटिया से बरौनी ये कहाँ से होते हुए आ रही है, ये आ रही है नूनामाटी से गुवाहाटी और गुवाहाटी के बाद ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से होते हुए सीधे बरौनी बिहार तक पहुंचती है और इस लाइन को बिहार से आगे कानपुर तक बढ़ाया गया है। इसकी लंबाई जो है 1160 किलोमीटर है। ठीक है ना। आपको नक्शे में अगर कभी भी आ जाता है भरने को कि नहरकटिया बरौनी तेल पाइपलाइन को नक्शे में प्रदर्शित कीजिए, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि असम कहाँ है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के कॉर्नर पे थोड़ा सा नीचे, और अगर आपको वो भी याद नहीं आता है तो असम के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको एक बिंदु रखना है और यहाँ तक आपको एक लाइन खींच देना। ये हो गई नहरकटिया बरौनी तेल पाइपलाइन और आपके एक नंबर कहीं नहीं गए हैं। फिर इसकी लंबाई 1160 किलोमीटर है। इसके बाद आती है बरौनी हल्दिया तेल पाइपलाइन। तो बिहार के बरौनी से
पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक यह पाइपलाइन फैली है। इसका प्रमुख कार्य हल्दिया के तेल शोधन कारखाने को कच्चा माल पहुंचाना है। मतलब बरौनी से हल्दिया तक, आपने इसके पहले देखा नहर कटिया से बरौनी तक, और बरौनी से कहाँ गया, कानपुर। अब ये बरौनी से कहाँ जा रहा है, हल्दिया। दैट मीन्स बरौनी जंक्शन की तरह डेवलप्ड क्षेत्र है पाइपलाइन के मामलों में। देखिए, और बरौनी से और कहाँ कहाँ जाता है, ये बरौनी जलंधर तेल पाइपलाइन, ये रहा बरौनी। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। बरौनी तो आपको अब याद हो ही गया होगा कि बिहार में बरौनी यहाँ पर स्थित है। बरौनी से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, और दिल्ली से जालंधर चली जाती पाइपलाइन। तो इस तरह से आपको बरौनी जालंधर पाइपलाइन के बारे में भी नक्शे में स्पष्टता से ज्ञान हो गया। आगे सलाया अंकलेश्वर मथुरा पाइपलाइन। सलाया कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। तो गुजरात कहाँ पर है, ये गुजरात, ये वाला हिस्सा गुजरात कहलाता है, पश्चिमी तट का क्षेत्र है। यहाँ पर ये स्थित है सलाया, कांडला बंदरगाह के पास में। सलाया से मथुरा तक जाना है हमको, तो ये पाइपलाइन गई। इसकी कुल लंबाई है 1256 किलोमीटर। ये काहे की पाइपलाइन है, यह खनिज तेल पाइपलाइन है। ये यहाँ से सलाया से मथुरा तक खनिज तेल पाइपलाइन 1250 किलोमीटर लंबी है। सलाया कांडला बंदरगाह के पास में स्थित है, गुजरात में। इसके बाद है कुंद्रेमुख बेंगलोर लौह अयस्क पाइपलाइन। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से केवल तरल और गैस ही पदार्थों का ही पाइपलाइन से परिवहन होता है, ये लौह अयस्क की बात कहाँ से आ गई। तो देखिए आप, इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि लौह अयस्क का काढ़ा बनाकर बहाया जाता है यहाँ से। तो कर्नाटक का कुंद्रेमुख यहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक है, ये इसमें कुंद्रेमुख यहाँ पर है। और यहाँ से मंगलौर, ये कुंद्रेमुख से मंगलौर तक जो लौह अयस्क के काढ़े की पाइपलाइन है, इसी को हम बोलते हैं कुंद्रेमुख मंगलौर लौह अयस्क पाइपलाइन। इसके बाद आती है आनंद से अहमदाबाद तक दुग्ध पाइपलाइन। गुजरात में है ये दोनों, ये हो गया आनंद, और इसी से 100 किलोमीटर के अंदर है अहमदाबाद। आनंद से अहमदाबाद के बीच में यहाँ पर इस बिंदु से यहाँ तक जो पाइपलाइन बिछाई गई है वह दुग्ध पाइपलाइन है, और यहाँ से दूध का परिवहन होता है। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आनंद अहमदाबाद या केवल दुग्ध पाइपलाइन लिखा जाएगा कि दुग्ध पाइपलाइन को भारत के नक्शे पर दिखाइए। तो आपको इस तरह से दिखाना होगा, तो आप अब बहुत अच्छे से दर्शा सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। नक्शा देख के आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आपको ये महाराष्ट्र दिख रहा है, ये राजस्थान, ये पंजाब, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा, ये बीच में छोटा सा दिल्ली दिख रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेट भारत में किस जगह पर स्थित है। ये तमिलनाडु, ये केरल, ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ये स्टेट्स हो गए, ठीक है ना। जब आपको ये पता होंगे तो आप वहाँ पर बिंदु रख करके इन पाइपलाइंस को डिनोट कर सकते हैं। पाइपलाइन परिवहन की लोकप्रियता के साथ इसमें दोष भी हैं। दोष क्या है, पाइपलाइन में यदि रिसाव हो जाता है तो इसका पता लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसकी मरम्मत के लिए भूमिगत कार्य करना होता है, जो कठिन तो होता ही है, साथ में महंगा भी होता है। तो इस प्रकार आपने नक्शे में बहुत सारी पाइपलाइंस को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आपको एक बात बता दूं, जब हम लोग छोटे थे 9th क्लास में, मैं अपनी बात बता रहा हूं, तो हम लोग नक्शा भरने के लिए एक अलग तरह की पद्धतियों को खेल खेल में सीख जाया करते थे। वो ये था कि हम लोग एक खेल करते थे कि 20 नेम चॉइस कर लिए। भारत का नक्शा जो है, एटलस की किताब हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में होती थी। उस लाइब्रेरी से हमने एटलस को इशू कराया और 4-5 बच्चे ग्रुप बनाकर बैठ जाया करते थे। और फिर हम बोलते थे चलो नक्शे में आगरा कहाँ ढूंढ के बताओ। टाइम सेट रहता था, 30 सेकंड में आगरा ढूंढना है, नहीं ढूंढा तो जो बच्चा हारेगा वो हमको समोसे खिलाएगा या टॉफ़ी खिलाएगा। इस तरह की हम लोग शर्तें लगाया करते थे और खेल खेल में हमारा ज्ञानवर्धन भी होता था और नक्शा भरना तो हम बहुत अच्छे से सीख जाते थे। आप लोग भी चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख बंदरगाह और पत्तनों को समुद्री परिवहन के अंतर्गत। चलिए, समुद्री परिवहन, बंदरगाह एवं पत्तन समुद्री परिवहन के केंद्र होते हैं। देखिए, जब पहली बार मेरे से किसी ने पूछा कि बंदरगाह किसे कहते हैं और मैंने इस तरह का कोई पाठ नहीं पढ़ा था, तब मुझे याद आया था, मैं भेड़ाघाट के नज़दीक मेरा घर हुआ करता था,
तो वहाँ पर बंदर कूदनी एक जगह है। तो वही दिमाग में थी कि जहाँ पर बंदर कूदते हैं उसको बंदर कूदनी कहते हैं, मतलब जहाँ पर बंदरों को गाह दो, मतलब जहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं उसको बंदरगाह कहते होंगे। जब मैंने अपने टीचर को ये बताया तो बहुत हंसे वो, और फिर उन्होंने मेरे को क्लियर करके बताया कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ पर जलयानों और जहाज़ों को विश्राम कराया जाता है। और जहाज़ों को विश्राम कहाँ कराया जाता है? समुद्र तट पर, मतलब जलयानों व जहाज़ों के तट पर आने जाने, ठहरने और विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं, बंदर कूदने वाली जगह को नहीं कहते। उस दिन मेरे को ये डाउट क्लियर हो गया था, आपको भी क्लियर हो गया होगा कि बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पर जल जहाज समुद्र के किनारे स्थलीय क्षेत्र पर आकर रुकते हैं, वहाँ से आना जाना करते हैं और रेस्ट भी करते हैं, उन जगहों को हम बंदरगाह कहते हैं। साथ में एक बंदरगाह का एक छोटा शॉर्ट फॉर्मेट भी है, पत्तन। पत्तन मतलब आप इस तरह से मान लीजिए कि जहाँ पर बड़े बड़े बसें रुकती है उसको हम बस स्टैंड बोलते हैं, और जहाँ पर लोकल लेवल पर सिटी के जो ऑफिसेज हैं जहाँ पर ट्रक रुकते हैं मालवाहक, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नगर। परिवहन के लिए जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का अलग सिस्टम होता है वहाँ पर बसें नहीं रुकती सवारी के लिए, वहाँ केवल ट्रक रुकते हैं। तो इसी तरह बंदरगाह और पत्तन में अंतर है। पत्तन या गोदी या डॉकयार्ड समुद्र तट का वह अंतः स्थल है जहाँ पर जहाज़ों में माल लादने तथा उतारने का काम होता है। बंदरगाह से सवारियाँ भी आती जाती हैं, मतलब बस स्टैंड की तरह है, लेकिन जहाँ पर केवल ट्रकों का काम होता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग होता है। तो फ्रेट कैरियर्स जहाँ पर रुकते हैं, तो ऐसे ये पत्तन है या गोदी है जहाँ पर मालवाहक जहाज़ पहुँचते हैं और वहाँ पर माल उतारते और चढ़ाए जाते हैं। बंदरगाह सामान्य तौर पर जल और स्थल के मिलन स्थल होते हैं, मतलब जैसे ये भारत जो है, ये नक्शा देखो आप, ये तीन ओर से समुद्र से घिरा है, 1, 2 और 3। तो ये जो स्थान है ये समुद्र का स्थान है, और ये वाला स्थान जो है ये स्थल वाला स्थान है। तो ये जल वाला स्थान और ये स्थल वाला स्थान इन बिंदुओं पर मिल रहा है। तो ये जितने बिंदु हैं भारत के, यहाँ पर ये सारे बंदरगाह के रूप में विकसित किए गए हैं। ऐसे बंदरगाह यहाँ पर हैं, इनको हम आगे देखते हैं। भारत में लगभग 7,600 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर 13 प्रमुख एवं 187 छोटे व मध्यम किस्म के बंदरगाह हैं। भारत का लगभग 93% से अधिक व्यापार इन्हीं बंदरगाहों से होता है। एक तरह से अगर हम ये कहें कि देश का व्यापार का जो वास्तविक संचालन है वे बंदरगाह ही करते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी कारण बंदरगाहों को व्यापार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बंदरगाह किसे कहते हैं, तो ये जानना एक रोचक आपको लगा होगा कि जहाँ पर बंदर कूदते हैं नहीं, जहाँ पर जहाज, समुद्री जहाज, जल जहाज आकर रुकते हैं, ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, वहाँ से आना जाना करते हैं, उनको बंदरगाह कहते हैं। और वे जगह जहाँ पर जहाज़ों से माल उतारा जाता है और माल चढ़ाया जाता है वे कहलाते हैं पत्तन, गोदी या डॉकयार्ड। ठीक वैसे ही है ना, जैसे बस स्टैंड और ट्रक स्टैंड। ट्रक स्टैंड मतलब फ्रेट कैरियर, गुड्स कैरियर, ट्रांसपोर्ट नगर आपके सबके नगरों में होगा। आपने देखा होगा कि जहाँ पर बसेस रुकती हैं वहाँ पर ट्रकों से माल चढ़ाया उतारा नहीं जाता, ट्रकों का सिस्टम अलग होता है और बसेस का अलग होता है। ऐसे ही मालवाहक जहाज जिनको हम ट्रैम्प बोलते हैं, तो ट्रैम्प्स जहाँ पर पहुँचते हैं वे कहलाते हैं पत्तन, और लाउडर जहाँ पहुँचते हैं वे कहलाते हैं बंदरगाह। हालांकि बंदरगाहों पर कभी कभी माल भी चढ़ाया और उतारा जाता है, जैसे हम बस में कई बार लगेज भेज देते हैं ना, सेम यही व्यवस्था जल मार्ग में होती है। चलिए अब हम जान लें प्रमुख बंदरगाहों के बारे में कि पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से हैं और पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं। चलिए देखते हैं। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों में कांडला बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, मुंबई, नावाशेवा, मार्मागोवा, न्यू मैंगलोर और कोचीन। नक्शे में आपको इन बंदरगाहों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इनको याद करने का आप शॉर्टकट ज़रूर लिख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये 6 बंदरगाह जो हैं वे पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं कि इनको याद करने के आप शॉर्टकट्स तैयार कर लीजिए और उनको कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिएगा कि इसके शॉर्टकट आपने क्या लिखे हैं। तो ये 6 बंदरगाह देखा आपने, कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, नावा सेवा भी महाराष्ट्र में, मार्मा गोवा गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटका और कोचीन केरला के। तो इस तरह से ये पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर के बंदरगाह। पूर्वोत्तर के बंदरगाहों में सबसे नीचे से हम शुरू करेंगे तूतीकोरिन। तूतीकोरिन के बाद दक्षिण में है स्थित ये,
इसके बाद हम देखेंगे चेन्नई बंदरगाह, फिर चेन्नई का सब्स्टिट्यूट जो बनाया गया है वो एनोर बंदरगाह है। फिर आता है विशाखापट्टनम, सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है ये। फिर आता है पारादीप, उड़ीसा का बंदरगाह है। देन हल्दिया, इसको कोलकाता के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। और अंत में आता है ये कोलकाता बंदरगाह। तो इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बंदरगाह। हमने लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें 6 पश्चिमी तट के हैं और 7 पूर्वी और उत्तरी तट के बंदरगाह हैं। तो इस तरह से इन 13 बंदरगाहों की लोकेशन आप लोगों ने देख ली। अब इनको अलग से हम पृथक पृथक जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मुंबई बंदरगाह को। तो मुंबई का बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, आपने देखा ही। यह कोलकाता के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कोलकाता कहाँ पर स्थित है? इस जगह पर कोलकाता स्थित है। हल्दिया और कोलकाता यहाँ पर इस एरिया में आते हैं। तो कोलकाता के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह है स्वेज तथा उत्तमाशा अंतरीप जलमार्ग पर स्थित है। अब हमने समुद्री अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग देखे थे ना, उसमें हमने देखा था कि ये मुंबई जो है उत्तमाशा, मतलब उत्तमाशा अंतरीप ये कहलाता है केप ऑफ गुड होप, केप टाउन के पास में यह स्थित है। तो ये केप ऑफ गुड होप को ही हम हिंदी में उत्तमाशा अंतरीप के नाम से जानते हैं। तो मुंबई से जब हम यूरोप या अमेरिकी तटों के लिए जल यात्रा करते हैं तो उसी मार्ग पर मुंबई बंदरगाह प्रमुख रूप से स्थित है और बहुत भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ से क्या क्या आयात और निर्यात किया जाता है, तो हम इसको देखते हैं कि मुंबई बंदरगाह से आयात किए जाने वाले प्रमुख साधन है पेट्रोल, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, वैज्ञानिक यंत्र, कागज, दवाएं और खाद्यान्न। जबकि निर्यात करने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं सूती वस्त्र, तिलहन, मैग्नीज, चमड़ा, दवाई, होजरी, तेल, साबुन और तंबाकू। अच्छा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण इसे भारत का द्वार भी कहा जाता है। यह जो आपको दिख रहा है गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में स्थित है और ये इसी को हम इसी कारण हम इसको भारत का द्वार भी बोलते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण मतलब पश्चिमी तट से ही सारे व्यापार होते हैं, पश्चिमी तट से ही यूरोप पास में पड़ता है, पश्चिमी तट से ही अफ्रीका पास में पड़ता है, पश्चिमी तट से ही अमेरिका के तट पास पड़ते हैं। तो मतलब पश्चिमी तट से सर्वाधिक व्यापार होता है। भारत में विदेशी आक्रमण भी पश्चिमी तट से ही हुआ था, इसीलिए हम इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। किसे? मुंबई बंदरगाह को। इसके बाद बारी आती है कोलकाता की। कोलकाता, जैसे कि मैंने मुंबई वाले चैप्टर को समझाते हुए बताया, यहाँ पर स्थित है। यह भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया का मुक्त व्यापार क्षेत्र है। पूरे एशिया का मुक्त व्यापार क्षेत्र कोलकाता बंदरगाह है। इसके पृष्ठ प्रदेश में आते हैं ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूपी। मतलब ये जो राज्य हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 राज्यों से कोलकाता बंदरगाह को माल जाता है और यहीं से इसका आयात निर्यात का सिस्टम होता है। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं अगला बंदरगाह हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह से 128 किलोमीटर दूर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह की भीड़ भाड़ को कम करना है। ठीक है ना। ये हल्दिया बंदरगाह का मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह की भीड़ भाड़ को कम करना है। इसके बाद आता है नावा सेवा। यह पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। पश्चिमी तट का मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए इसे बनाया गया था, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। यह जस्ट ऊपर यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है। ये आपको ये हल्का सा अंदर नेचुरल बंदरगाह है मुंबई का, ये अंदर धंसा हुआ दिख रहा है ना, ये कहलाता है मुंबई। तो इस मुंबई के प्रेशर को, मुंबई के दबाव को, मुंबई के ट्रांसपोर्टेशन दबाव को कम करने के लिए ये नावा सेवा को विकसित किया गया है। इसके बाद कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कच्छ की खाड़ी, ये जो दबा हुआ हिस्सा है ना, ये आपको दिखता है, ये कहलाती कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला। और कांडला बंदरगाह को क्यों विकसित किया गया था? क्योंकि यहाँ पर जो कराची का बंदरगाह था पहले भारत में, जब पाकिस्तान का विभाजन होकर पाकिस्तान अलग हो गया, तब कराची बंदरगाह की कमी की पूर्ति करने के लिए कांडला बंदरगाह को डेवलप किया गया था। और कांडला बंदरगाह से जो उसके सपोर्टिव स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इसके सपोर्टिव स्टेट है। साथ में ये जम्मू और कश्मीर भी इसको सपोर्ट करता है। तो ये ऊपर के होगा, यहाँ का हमने देखा था यूपी, बिहार
और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ये कलकत्ता और हल्दिया के लिए थे। कांडला के लिए ये स्टेट्स सपोर्टिव स्टेट्स हैं। यहाँ पर अभ्रक, खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, चीनी इत्यादि का परिवहन होता है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला बंदरगाह है मार्मा गोवा। मार्मा गोवा बंदरगाह जो है यह भी पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पर गोवा के पास यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के खनिज से संपन्न पृष्ठ प्रदेशों का प्राकृतिक बंदरगाह है। मतलब ये जो महाराष्ट्र और गोवा में जहाँ पर खनिज संपदा अधिक पाई जाती है, ये चूँकि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा भी है और पश्चिमी तट का एक महत्वपूर्ण स्थान है गोवा, तो यहाँ से खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। लौह अयस्क, मैग्नीज, नारियल तेल, मूंगफली, काजू, कहवा आदि का निर्यात किया जाता है। साथ में मशीनें, तेल खनिज का आयात किया जाता है। इसके बाद आता है न्यू मैंगलोर। यह भी पश्चिमी तट पर स्थित है, कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है ये। इसके पृष्ठ प्रदेश में आता है केरल और कर्नाटक। यहाँ से भी खनिज पदार्थों का परिवहन होता है, जैसे लौह अयस्क, ग्रेनाइट, मैग्नीज और पेट्रोलियम पदार्थ। शीरा, उर्वरक और मछली का परिवहन भी इसके साथ में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोच्चि बंदरगाह की, जो केरल में मालाबार तट पर स्थित है, पाल घाट के पास। यह प्राकृतिक एवं सामरिक महत्व का है। क्योंकि यहाँ से लक्षद्वीप पर नज़र रखी जाती है। इसके पृष्ठ प्रदेश में केरल और तमिलनाडु आते हैं। ये कोयम्बटूर के औद्योगिक क्षेत्र को सपोर्टिव करता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन यहाँ पर स्थित है। अब हम पश्चिमी तट से पूर्वी तट की तरफ बढ़ रहे हैं। यह तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसके पृष्ठीय प्रदेश में तमिलनाडु के ज़िले आते हैं। ये जो तमिलनाडु है, इन तमिलनाडु के ज़िलों से चाय, कपास, चमड़े, खालें, इलायची, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है और खाद तथा रासायनिक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, मशीनरी और कोयला का आयात किया जाता है। तो कोयलों का इन बंदरगाहों से किस चीज़ का आयात या किसका निर्यात किया जाता है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये जानना है कि ये किस राज्य में स्थित है और नक्शे में इनका लोकेशन क्या है। फिर अगला बंदरगाह चेन्नई का। चेन्नई पूर्वी तट में तमिलनाडु का प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसको आपको याद रखना होगा कि मुंबई, कोलकाता ये सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं। मार्मा गोवा, न्यू मैंगलोर, कोचीन ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। लेकिन चेन्नई जो है यह कृत्रिम बंदरगाह है और यह निर्यातक बंदरगाह नहीं है, यह आयातक बंदरगाह है। प्रमुख रूप से चीज़ों को आयात करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके बाद हम इन्नौर जाते हैं ऊपर। तो इन्नौर मतलब चेन्नई से ज़्यादा ऊपर नहीं है, 25 किलोमीटर उत्तर में ही है और चेन्नई का भार कम करने के लिए इन्नौर को डेवलप किया गया है। इन्नौर के बाद विशाखापट्टनम, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये पूर्वी तट में कोरोमंडल तट ये पूरा कहलाता है कोरोमंडल तट। इस कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक गहरा और सर्वाधिक सुरक्षित बंदरगाह है। क्योंकि यहाँ पर ये स्थल क्षेत्र इस तरह का बनता है, ये बंदरगाह इस तरह से। तो ये जो अंदर की जो हिस्सा है समुद्र और स्थल का, यह बहुत गहरा है और सुरक्षित है, इसलिए यह सुरक्षित है। यह कोरोमंडल तट पर स्थित है। यहाँ पर जलयानों का निर्माण किया जाता है और मरम्मत भी की जाती है। विशेष रूप से यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है। अगला बंदरगाह पारादीप उड़ीसा में स्थित है। यह है कोलकाता और उड़ीसा। यह पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच स्थित है। गहरा लैगून सदृश सुरक्षित बंदरगाह है। इसके पृष्ठभाग में ये उड़ीसा आ जाता है, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के खनिज व वन उत्पादों से परिपूर्ण कुछ जिले शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने सारे बंदरगाहों के बारे में देख लिया। पारादीप से ऊपर हल्दिया, हल्दिया के ऊपर कोलकाता, ठीक है ना। तो इन बंदरगाहों को आपने बहुत अच्छे से देख लिया और समझ लिया। अब बारी है आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखने की। पहला प्रश्न, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आपको दर्शाना है हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन, विशाखापट्टनम दुग्ध पाइपलाइन, कोई दो प्रमुख आंतरिक जल परिवहन मार्ग, कोलकाता और मुंबई को। साथ ही आपको ये बताना है कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह विकसित किए गए हैं, उन बंदरगाहों के नाम लिखिए। इस प्रकार आप लोगों ने पाइपलाइन, पोताश्रय और समुद्री परिवहन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ मैप स्टडी की बात है। मानचित्र पर आप इनको देख पा रहे हैं या नहीं और समझ रहे हैं या नहीं।
जैसे यदि हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो हमको पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है। डेफिनेटली आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और बंदरगाह है। तो आंध्र प्रदेश में समुद्री किनारे जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर आप कहीं पर भी बिंदु लगा दीजिए और लिख दीजिए विशाखापट्टनम, आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही 3 प्रमुख बंदरगाह जिनके बारे में आपको याद रखना है, जो दबावों को कम करने के लिए, बड़े बंदरगाहों के दबाव को कम करने के लिए बनाए गए थे। वो मुंबई के लिए नाभा शेवा, चेन्नई के लिए एन्नोर और हल्दिया बनाया गया था कोलकाता के लिए। ठीक है ना। तो इस तरह से पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह और पूर्वी तट के 7 बंदरगाहों को समझा। साथ ही आपने महत्वपूर्ण पाइपलाइनों को देखा और आपने ई क्लासेस बाय मनीष सर के इस वीडियो के माध्यम से परिवहन के साधनों का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इन दिखाए जा रहे प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो आपको यह शपथ दिलाई जा रही है कोविड-19 से सुरक्षा के लिए, इस शपथ को लेना ऑनलाइन ना भूलें। इसमें एक सर्टिफिकेट भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है। तो आप लोग कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूकता को भी प्रसारित और प्रचारित करते रहिए। साथ ही देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।